Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hoping you're fine and you're practicing or revising your lessons which are being delivered these days. Well, beta, today, as you all know, that it is question answer session number 2. We got some questions from the students. We are having some queries and we are here to facilitate you, to answer you and to satisfy you if you are having any sort of questions. तो बेटे देखते हैं आज क्वेश्चन आंसर सेशन होगा और इसमें आपने कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपकी तरफ से जो फीडबैक हमें मिला है और जो क्वेश्चंस कन्फ्यूजन तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपने किए हैं उनको आंसर किया जाएगा आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहले तो बेटा टेक्स्ट की बात करती हूँ। आपने अपने टेक्स्ट बुक में से अभी तक कितने चैप्टर्स कर लिए हैं? 4 चैप्टर्स कर लिए हैं। और वो कौन कौन से चैप्टर्स थे? डाइंग सन पढ़ा आपने, द डाइंग सन। इसके बाद यूजिंग द साइंटिफिक मेथड पढ़ा। इसके बाद हमने कवर किया जनाब 3rd लेसन था वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज एंड नंबर 4th वॉज एंड ऑफ टर्म। साथ साथ साइमल्टेनियसली हम लोग ग्रामर को भी लेके चल रहे हैं। ग्रामर में आपने ईडियम पोर्शन स्टार्ट कर रखा है। ईडियम्स आपको डिफ़ाइन कर दिए गए थे एक लेक्चर में कि क्या है और ईडियम्स में भी आपको इस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है कि आपकी बुक के अंदर जो ईडियम्स है वो भी मैं शेयर करती हूँ, नोट्स के अंदर जो ईडियम्स हैं वो शेयर करती हूँ और कुछ ईडियम्स आपको सामने बोर्ड पे बना दे सेंटेंसेस कुछ ईडियम्स के बना देती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इसका इस्तेमाल किस तरह से सेंटेंस की सूरत में करना है। फिर इसके अलावा हमने ट्रांसलेशन वर्क भी शुरू कर रखा है और ट्रांसलेशन में आप आजकल क्या कर रहे हैं? आप आजकल ट्रांसलेशन में सबसे पहले टेंसेस जो हैं उनको एक दफ़ा से हम गो थ्रू कर रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं ताकि क्योंकि इन्हीं को बेस करेगी आपकी ट्रांसलेशन। तो बेटे वो सवाल जो आपकी तरफ से मेरे पास आए हैं वो क्वेश्चन जो है वो आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए, मुझे क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से बच्चों ने ये सवाल किया कि क्वेश्चन आंसर्स जो आप टेक्स्ट में क्वेश्चंस मौजूद हैं उसको जब आंसर करते हैं तो उसके कितने लेंथ होना चाहिए। प्यारे बच्चों देखिए, मैंने आपको ये बारहा बताया कि योर आंसर मस्ट कंप्राइज 3 to 5 लाइन्स। आपने बोर्ड पेपर अगर देखा हो, पास पेपर देखा हो, आपके नोट्स के यूनिक नोट्स के एंड पे कुछ पास पेपर्स भी मौजूद हैं, मॉडल पेपर्स भी मौजूद हैं और ये जब क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड जो पोर्शन आपके पास सेक्शन आता है उसमें यही होगा राइट एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 to 5 लाइन्स। 3 to 5 लाइन्स उसमें वाज़े तौर पर लिखा होता है। तो बेटा आपको अपने आंसर को समरी की सूरत नहीं देनी, उसको बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करना, उसमें इररेलेवेंट मटेरियल नहीं डालना, टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। जो आपसे सवाल किया गया है उसी टेक्स्ट को सामने रखते हुए उसका जो आंसर है वो आंसर आपको लिखना है और इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है बेटा। कोई क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं है, कोई समरी नहीं है, कोई ये नहीं होगा जी आप एक पूरे पेज के ऊपर आंसर लिखेंगे तो फिर नंबर ज़्यादा आएंगे। चूँकि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा तो लिहाजा आपका मटेरियल भी उतना ही होना चाहिए। और जब हमें कन्फाइन कर दिया गया है कि आपका आंसर 3 to 5 लाइन्स का होना चाहिए तो बेटा इस चीज़ का आपने निहायत ख्याल रखना है ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाएं। अगर आपने टू द पॉइंट और ग्रामर जो है उसको गलत नहीं किया और टेंसेस का ख्याल रखा है तो आपको नंबर जो है बेटे पूरे के पूरे मिल जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। और क्वेश्चन आंसर्स जो है आप देखते हैं कि सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर से भी ज़्यादा इसका वेटेज है। वो इस तरह से कि आपके पास फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन आंसर्स थे 30 मार्क्स के और अब बात की जाए अगर सेकेंड ईयर की तो सेकेंड ईयर में आपके क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड जो सेक्शन है उसमें आपके पास ये सेक्शन 40 मार्क्स का है, यानी 20 मार्क्स फॉर ऑब्जेक्टिव, 40 मार्क्स फॉर 80 मार्क्स फॉर सब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो प्यारे बच्चों सेक्शन 1 जो है उसमें टेक्सचुअल क्वेश्चन सारे टेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे लेसन्स के हवाले से। 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा और क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे? क्वेश्चंस होंगे जी आपके जो लेसन्स हैं प्रोज है मॉडर्न प्रोज से, हीरोज से और नॉवल से लिए जाएंगे। इस तरह से 40 मार्क्स का ये पोर्शन ये सेक्शन बनेगा। सेक्शन 2 जो है उसमें ग्रामर होगी, वो भी 40 मार्क्स का है। उसमें क्या चीज़ें शामिल होंगी? एसेज होंगे और इडियम्स करेंगे आप। इडियम और इडियोमेटिक फ्रेजेज एक ही चीज़ है, वो मैं आपको आजकल करवा रही हूँ। इसके अलावा आप ट्रांसलेशन करेंगे अनसीन पैराग्राफ की, ट्रांसलेशन जो है वो आपको करना होगी बेटे 15 मार्क्स की। इस तरह से ये भी 40 मार्क्स का पेपर जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटे। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से ये आया, मेरे पास ये आया है कि
क्वेश्चन आंसर्स जो हमारे पास नोट्स में मौजूद है, मैंने आपको ये कहा था कि जो टेक्स्ट है उसके एंड पर, आपके टेक्स्ट बुक के एंड पर क्वेश्चंस मौजूद हैं, उसी लेसन से हर लेसन के एंड पर उसी लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन मौजूद हैं जिनकी तादाद 6 या 7 के करीब है, या इवन कहीं कहीं 8 क्वेश्चंस भी हैं। तो वो क्वेश्चंस को आपने तैयार करना है। इसके अलावा उस लेसन से मुतल्लिका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं हर पैराग्राफ में, उस लेसन के हर पैराग्राफ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब के सब आपको नोट्स में उसी चैप्टर के साथ मतलब उसी चैप्टर में टेक्स्ट क्वेश्चंस के अलावा एडिशनल क्वेश्चंस के तौर पर वो दिए गए हैं। ठीक है बेटे, तो आप अब सवाल ये है कि एक बच्चे ने सवाल किया कि क्या इनके अलावा भी जो नोट्स में एडिशनल क्वेश्चंस हैं, जो टेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, लेसन में मौजूद जो एक्सरसाइज है उसके जो आंसर्स है, क्या इसके अलावा भी हमें कुछ और क्वेश्चन प्रिपेयर करने की ज़रूरत है? बेटे जब मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाती हूँ तो साथ साथ छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो आपके साथ जहाँ जहाँ क्वेश्चन मुझे महसूस होता है, ये अहम है, क्वेश्चन बन सकता है, बनता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ठीक है, फिर अगर आप देखें तो हमारे नोट्स जो हैं बहुत स्टैंडर्ड नोट्स हैं इस हवाले से कि उसी लेसन से रिलेटेड जितने भी मुमकिन क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इस एक्सरसाइज में मौजूद हैं। जितने भी मुमकिन सिनोनिम्स हैं वो सब के सब आपके उस लेसन के एक्सरसाइज में मौजूद हैं। आपके नोट्स में ये सहूलत मौजूद है, और जब हम लेसन पढ़ लेते हैं तो ये सिनोनिम्स भी पढ़ते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, तो इससे आपको बड़ी आसानी हो जाती है। तो बेटे आपने मज़ीद और क्वेश्चंस की ऐसी ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चन हैं उन्हें ही याद कर लें, अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लें, उनकी प्रैक्टिस करें घर में, ताकि वो आप अज़बर हो जाएं, आपके जहन में बैठ जाएं, जहन नशीन हो जाएं। आप उसको प्रैक्टिस करते रहो लिख लिख कर घर में बेटे, क्योंकि 40 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं और 40 मार्क्स कम नंबर नहीं है। ठीक है जी, अगर वही सारे क्वेश्चन आप याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। कोई एडिशनल क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ी मज़ीद तो वो इक्का दुक्का मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, जहाँ पर मुझे महसूस होता है कि ये क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, लेकिन बहरहाल तमाम क्वेश्चंस को आपके नोट्स में वो कवर कर रहे हैं। अच्छा, एक और मज़े की बात है, इस बच्चे ने मुझसे सवाल किया क्या हम एडिशनल क्वेश्चन के अलावा कुछ खुद से भी क्वेश्चन ट्रेस करें उस लेसन के अंदर से। तो उसी के साथ एक बच्चे ने ये सवाल किया कि मिस क्या लेसन के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस मौजूद है वो सफिशिएंट नहीं है, हम एडिशनल क्वेश्चन क्यों करें, हमें सिर्फ वही क्वेश्चन क्यों नहीं करवाए जाएंगे? तो बेटे वो क्वेश्चंस तो इम्पोर्टेंट हैं ही, उसके अलावा भी आपको उस लेसन में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड पेपर में, यहाँ तक कि हम लोग आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, क्योंकि लेसन अगर आपने पढ़ा है अच्छी तरीके से, अगर आपकी ग्रिप है, अगर आपने अच्छी तरह से उस लेसन को पढ़ लिया है, उसकी हर चीज़ आपके जहन में आ गई है, तो क्वेश्चन जैसा भी आ सकता है आप उसको आराम से हैंडल कर लोगे, उसका आंसर जो है आराम से लिख लोगे। तो बेटे सिर्फ उन क्वेश्चंस पे इक्तफ़ा नहीं करना जो आपके लेसन की एक्सरसाइज के एंड पर मौजूद हैं, बल्कि जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं आपके नोट्स में उसी लेसन में उसको भी ज़रूर तैयार कीजिएगा। क्योंकि बेटे देखिए आपके पास अगर 10 लेसन हैं, मॉडर्न प्रोज की बात की जाए, और इसमें से 8 क्वेश्चन सेलेक्ट होंगे जिसमें से अल्टीमेटली आपको 5 जो है वो सॉल्व करना है, तो वो 8 क्वेश्चन किसी 8 लेसन में से आएंगे। ठीक है, होता यह है कि एक लेसन में से एक आराम से सवाल उठा लिया जाता है, और हमें नहीं पता कि हम ये तो कह सकते हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द लेसन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि क्या ये सिर्फ यही आएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहे जा रहे हैं। बाज़ दफ़ा अनएक्सपेक्टेड तौर पर ऐसे सवाल भी आ सकते हैं जिन्हें शायद हम वेटेज नहीं दे रहे हैं, तो पढ़ना बहरहाल उनको ज़रूरी है। तो बेटा देखिए, जैसे सपोज़ आपको सवाल आता है, मैं द डाइंग सन की बात करूं तो उसमें अगर आपको सवाल आता है कि हाउ डिड आवर प्लानिटरी सिस्टम कम इनटू एक्सिस्टेंस, हाउ डिड आवर प्लानिटरी सिस्टम कम इनटू एक्सिस्टेंस, कि हमारा जो सैयाराती निज़ाम है वो किस तरह से वजूद में आया, और आप अगर उसका आंसर लिख रहे हो कि राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द प्लानिट अर्थ, कि जो बिगिनिंग ऑफ लाइफ है प्लानिट अर्थ में वो किस तरह से शुरू हुई, इट स्टार्टेड इन टाइनी ऑर्गेनिजम्स हु वर एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स बिफोर डाइंग एंड with it a stream of life came into existence which with the passage of time became more and more complex। तो वो बेटा वो जवाब डिफरेंट हो जाएगा। जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है वो ये था कि that was all about a star which happened to move in the space blindly and came nearer the surface of the sun and thus raised its tidal waves on the surface of the sun, and ultimately when this mountain which appeared due to the gravitational force of that star
broke into pieces and these pieces start moving in their specific orbits round the sun। ये आपको सारा लिखना है कि किस तरह से एक सितारा भटकता हुआ आया जनाब सूरज के करीब, उसकी सतह पे अपनी वेव्स डाली, अपनी रेज डाली, वहाँ माउंटेन बना, जो कि जब सितारा पीछे हुआ तो माउंटेन बस्ट हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म हुई सितारे की पीछे जाने की वजह से, तो वो माउंटेन बस्ट हुआ, उसके पीसेस बिखर के स्पेस में, और ये प्लानिटरी सिस्टम जो इस तरह से वजूद में आया। तो बेटे आपने क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना है, अंधाधुंध जो है उसके आंसर्स नहीं लिखने कि जनाब पहला चैप्टर मुझे बहुत बखूबी याद है, बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको याद किया हुआ है, तो लिहाजा सवाल में आराम से जो आंखें बंद करके ये क्वेश्चन शायद ये है। नहीं बेटा, शायद वाली बात नहीं करनी है, आपने लाजमी तौर पर तवज्जो करनी है। जैसे इसमें मैं एक चीज़ का हवाला देना चाहूँगी, छोटी सी बात का, जब आप नावल पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है उस वक्त आपको चीज़ें पता चलेंगी नावल में क्या है, लेकिन नावल में चूँकि करेक्टर स्केचेस हैं मिस्टर चिप्स के और मिसेस चिप्स के, तो कोई 2-3 साल पहले एक सवाल आया था कि राइट द करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस चिप्स। तो मैंने इक्का दुक्का बच्चों को ये कहते सुना था कि जनाब हमने एस जो है मिसेस का एस हटा के, वो दरअसल मिस्टर चिप्स था। तो बेटे वो मिस्टर चिप्स नहीं, अगर मिसेस चिप्स लिखा है तो मिसेस चिप्स का ही करेक्टर स्केच है। अगर मिस्टर चिप्स को उसकी जगह लिखेंगे एस क्रॉस करके तो क्या होगा, नंबर नहीं मिलेंगे, सवाल गलत हो जाएगा। तो सवाल को बहरहाल बेटे इम्पोर्टेंस देना है और उसको समझना है, और जो आपके टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, जो आपके लेसन के एंड पर एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मौजूद हैं, उनको याद करने के अलावा आपने एडिशनल क्वेश्चन भी करना है। और नोट्स बेटे आपके पास लाजमी होने चाहिए, क्योंकि नोट्स में से ही जब मैं लेसन पढ़ा देती हूँ तो आपको एंड में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लेसन के एंड वाले क्वेश्चंस आपके नोट्स में मौजूद हैं, एडिशनल भी हैं, तो वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। लेंथ ऑफ क्वेश्चंस भी आपसे मैंने बता दिया आपको कि कितने लेंथी होने चाहिए, 3 to 5 लाइन्स। ठीक हो गया बेटे। एक और क्वेश्चन जो है मुझसे 3 से 4 बच्चों ने पूछा है, और क्वेश्चन उनका कुछ इस तरह से है कि यूजिंग द साइंटिफिक मेथड का जो फर्स्ट पेज है, वो कुछ बच्चों ने बार बार ये लिखा है कि हमने वो नहीं पढ़ा, हमें उसके सिनोनिम्स चाहिए, हमें उसके देखिए बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आप रूटीन में लेक्चर अपने अटेंड नहीं कर रहे हो, कोई एक लेक्चर मिस हो जाता है तो फिर आपकी कंटिन्यूटी भी मुतासिर होती है। इसलिए ताकीद तो आपको यही है कि रूटीन में प्यारे बच्चों आप लोग जो भी असाइनमेंट आपको मिलती है, जो भी टास्क है रूटीन का, उसको रिवाइज ज़रूर कर लिया करें और साथ उसको कनेक्ट कर दें अगले लेक्चर के साथ। तो बेटे अगर आपका ये मिस हो गया या किसी वजह से कोई सिनोनिम्स नहीं समझ में आए, चूँकि ये 4-5 बच्चों ने मुझसे सवाल किया है, इसलिए मैं ये सिनोनिम्स फर्स्ट पेज के आपको दोबारा से करवा देती हूँ। फर्स्ट पेज के बारे में ही मुझे कहा गया, उसमें 2 या 3 पैराग्राफ बनते हैं। तो बेटे यहाँ पर मैंने बोर्ड के ऊपर कुछ वर्ड्स जो है ना, आपके फर्स्ट जो सेकेंड वाला चैप्टर है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, उन वर्ड्स को फर्स्ट पेज में से ले लिया है। फर्स्ट पेज में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैंने ले लिया है, और मैं इनके मीनिंग आपको फैसिलिटेट करने के लिए लिख रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए इनको पिक करना। तो बेटा फर्स्ट वर्ड इज़ बी फिटेड। बी फिटेड का मतलब क्या होता है? प्रॉफिटेड। PROFITED। प्रॉफिटेड का मतलब होगा नफ़ा हासिल करना, फ़ायदा उठाना। फिर आपके पास एक और वर्ड आता है इसी पेज पर, और वो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब क्या है? टू कीप इन फाइन कंडीशन, इन गुड कंडीशन, इन फाइन और गुड। टू कीप इन फाइन और गुड कंडीशन, फाइन और गुड कंडीशन। जी बेटे, किसका मतलब हुआ ये? इसका मतलब हुआ मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस मीन टू कीप इन फाइन और गुड कंडीशन। बेटा द थर्ड वन इज, आपके पास अगला वर्ड आता है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है? किस चीज़ को महफूज कर लेना, ज़ख़ीरा कर लेना, स्टोर कर लेना। तो मैं यहाँ पर प्रिजर्वेशन का मतलब लिख रही हूँ स्टोरेज। स्टोरेज, ठीक है जी, ज़ख़ीरा कर लेना। फिर वर्ड आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन बेसिकली मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है बेटे, ये किसका मतलब हुआ? कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, के इंफॉर्मेशन का तबादला। जी बेटा ट्रांसपोर्टेशन, अनदर वर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होगा अ वे टू कैरी पीपल
and their things from one place to another. लॉजिस्टिक कहा जाएगा इसको, लॉजिस्टिक। जी बेटा, इसका आंसर मैंने आपको ये लिख के दिया है कि ये एक ही है। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स अ वे टू कैरी पीपल एंड देयर लगेज और देयर थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। मिस्टीरियस, एक और वर्ड मेरे पास आ गया है, मिस्टीरियस। यहाँ थोड़ा सा गैप कर लेते हैं। मिस्टीरियस, क्रिटिकल। जी बेटे, मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है? मिस्टीरियस मीन नॉट स्ट्रेंज एंड नॉट अंडरस्टैंडेबल। स्ट्रेंज एंड नॉट अंडरस्टैंडेबल। जी, मिस्टीरियस मीन्स स्ट्रेंज एंड नॉट अंडरस्टैंडेबल, यानी पुरस्रार किस्म की कोई कैफियत, कोई हालत, पुरस्रार चीज़। तो मिस्टीरियस मीन्स स्ट्रेंज एंड नॉट अंडरस्टैंडेबल। इसी तरह से नेक्स्ट इज फियरफुल। फियरफुल मीन क्या होगा? फियरफुल मीन स्केयर्ड, स्केयर्ड, खौफजदा होना। हॉरिफाइड, खौफजदा होना, हॉरिफाइड, टेरिफाइड। क्रिटिकल, क्रिटिकल क्या होता है? फॉल्ट फाइंडिंग। फॉल्ट फाइंडिंग का मतलब क्या होगा कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें मीखे निकाले जाएं, तनकीद की जाए, कोई ऐसी चीज़ जिस पर तनकीद की जाए, क्रिटिकल चीज़। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास बेटे नेक्स्ट वर्ड्स कुछ और भी हैं, उनको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। एंसेस्टर्स मीन फोर फादर्स। फोर फादर्स, फोर फादर्स मीन अब अजदाद होते हैं आपके। लाइकली, पॉसिबली, पॉसिबली क्या होगा? मुमकिना हद तक। अनडाउटेडली मीन सर्टेनली, certainly, definitely, and without doubt, without doubt। ठीक है जी, किसी शको शुबा के बगैर। तो क्या मीनिंग हुआ? अनडाउटेडली इट मीन्स सर्टेनली, डेफिनेटली एंड विदाउट एनी डाउट। नेक्स्ट है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या है? अ डिसीज ऑफ थ्रोट, अ डिसीज ऑफ थ्रोट, गले की एक बीमारी है, खुन्नाक कहा जाता है। कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या होगा? एन एरिया। कम्युनिटी मीन एन एरिया और पीपल लिविंग इन एन एरिया, पीपल लिविंग इन एन एरिया, ये इसका मतलब हो जाएगा। और फॉर्चुनेट मीन क्या होता है? लकी, लकी। अनबिलीवेबल क्या होगा? इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, नाकाबिले यकीन। बेटा लाइकलीहुड, लाइकलीहुड क्या है? पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। एक्सपेक्टेड मीन, पॉसिबिलिटी क्या होगा? इम्कान। एक्सपेक्टेड मीन होप्ड फॉर, तवक्को किया जाना, होप्ड फॉर। प्रिवेंशन, एक वर्ड आपके पास आ गया, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या होता है? टू अवॉइड समथिंग, एवॉइडेंस, एवॉइडेंस, किसी चीज़ से बचना, प्रिवेंशन। टू अवॉइड समथिंग, मैं ये भी लिख देती हूँ यहाँ पर, टू अवॉइड समथिंग। नेक्स्ट वन इज सैनिटरी। सैनिटरी क्या होगा बेटा? सैनिटरी क्या होगा? रिलेटेड टू हाइजीनिक, हाइजीनिक, रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू हेल्थ। ठीक है, यानी सफाई से मुतल्लिका। बेटे एक दफ़ा फिर गो थ्रू कर लीजिए ये मीनिंग, आपके कहने पे आपको यूजिंग द साइंटिफिक मेथड के फर्स्ट पेज के मीनिंग दोबारा से करवा रही हूँ। फर्स्ट पेज के मीनिंग जी, बेनिफिटेड मीन प्रॉफिटेड,
नफ़ा हासिल करना, फ़ायदा उठाना। मेंटेनेंस मीन टू कीप इन फाइन और गुड कंडीशन, के बरकरार रखना, बहाल रखना, सही हालत में किसी चीज़ को रखना। प्रिजर्वेशन मीन स्टोरेज, ज़ख़ीरा करना। फिर कम्युनिकेशन मीन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आप बातचीत का तबादला, तबादला ख्याल, बातों का तबादला। ट्रांसपोर्टेशन, a way to carry people and their luggage from one place to another, a way to carry people and their belongings from one place to another, कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को, लोगों को ले जाने के ज़राए आमदो रफ्त कहा जाता है। मिस्टीरियस मीन स्ट्रेंज, क्या मतलब होगा बेटा? स्ट्रेंज एंड नॉट अंडरस्टैंडेबल, द थिंग्स विच वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, विच आर आउट ऑफ आवर रेंज। तो द नेक्स्ट वन इज fearful. What does it mean? Fearful mean terrified, it also means horrified, it also means scared, किसी चीज़ से खौफज़दा होना। And another word is critical, and critical means fault finding. Fault finding क्या होगा? Analytical something जिसमें हम fault तलाश करते रहते हैं, तनकीद करते रहते हैं। The next word is ancestors. Ancestors, very common word and you might be very much familiar with this word. What does it mean? Ancestors mean forefathers. Forefathers कौन है? आपके आबाओ अजदाद को कहा जाएगा। The very next word is likely. And likely mean possibly. Possibly होता है मुमकिना हद तक, इम्कान, किसी चीज़ का इम्कान होना, मुमकिन होना। Undoubtedly, certainly, definitely, without doubt, बग़ैर किसी शक व शुबा के। Diphtheria, a disease of throat, एक डिसीज़ ऑफ थ्रॉट है, गले की बीमारी है, खुन्नाक कहा जाता है उसे उर्दू में। कम्युनिटी एंड एरिया, पीपल लिविंग इन एरिया, एक इलाके में रहने वाले लोग, वो कम्युनिटी है या वो एरिया ही कम्युनिटी है। फॉर्चुनेट मीन लकी, खुशकिस्मत। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल क्या होगा? इनक्रेडिबल। होपफुली आपको ये नज़र आ रहा है बेटे, ठीक है, आपको वर्ड्स यकीनन नज़र आ रहे हैं, मैं दोहरा भी रही हूँ। अनबिलीवेबल मीन इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल क्या होता है? नाकाबिले यकीन, जिसमें हमें यकीन नहीं आता। लाइकलीहुड, लाइकलीहुड मीन्स पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ का इम्कान, पॉसिबिलिटी होना। एक्सपेक्टेड मीन होप्ड फॉर, होप्ड फॉर तवक्को रखना, उम्मीद रखना। प्रिवेंशन मीन एवॉइडेंस, टू एवॉइड समथिंग, किसी चीज़ से बचाओ, बचना। अनदर वर्ड इज सैनिटरी, सैनिटरी हाइजीनिक, रिलेटेड टू क्लीनलीनेस, रिलेटेड टू हेल्थ। ठीक है बेटे, हिफ़्ज़ान सेहत से मुतल्लिका ये वर्ड्स यकीनी तौर पर आपने, मैंने दोहरा भी दिए, आपने नोट कर लिए होंगे। थोड़े से वर्ड्स और हैं इसी चैप्टर के जो मैं मज़ीद यहाँ पर लिखना चाहूँगी ताकि आप वो भी समझ लें। तो एक कॉलम जो है वो मैं इरेज़ कर देती हूँ ताकि यहाँ पर जो है वो वर्ड्स लिखे जा सके और आप उनको समझ लें और उसको नोट डाउन कर लें। बेटा साथ साथ सिर्फ नोट डाउन ही नहीं करना, आपने इसको लाजमी तौर पे याद भी करना है ताकि आपकी वोकैबुलरी अच्छी बने। आपको तो अब एसेस करना है, आपको तो ट्रांसलेशन, अनसीन ट्रांसलेशन, पैराग्राफ करना है और इसके लिए आपकी वोकैबुलरी भी तो गुड होना चाहिए, वोकैबुलरी भी आपकी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उसके लिए जो है आप ये सारे सिनोनिम्स जो है वो याद करोगे जो आपको बहुत फ़ायदा देंगे। जी बेटे मेरे पास नेक्स्ट वर्ड है, मैं वर्ड यहाँ लिख देती हूँ पहले। Unpaved. Another word is garbage, garbage, and then feeding upon, feeding upon, and another word is drained, obtained, paved, sewage। जी बेटे 2 से 4 वर्ड और होंगे जो मज़ीद यहाँ लिख देती हूँ और ये कॉलम भी आपने यकीनी तौर पे नोट डाउन कर लिया होगा। इसको मैं इरेज़ कर रही हूँ यहाँ से ताकि आप यहाँ से मज़ीद वर्ड्स जो हैं उनको पिक कर सके। मैं अभी सिर्फ वर्ड्स लिख रही हूँ, इसके मीनिंग्स में साथ साथ आपको अभी बताती हूँ ताकि आप वो भी लिखते चले जाएं। आप फिल वक्त इन वर्ड्स को अंडरलाइन करें अपने बुक के ऊपर या अगर कॉपी पे नोट डाउन कर रहे हैं तो कॉपी पे उसको लिखते जाएं, देखते जाएं, फिर इनके मीनिंग्स हम देखते हैं। जी बेटे आपके पास सीवेज आया, सीवेज के बाद सील्ड, डिमॉन्स्ट्रेटेड, demonstrated,
जी बेटा, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं क्या आता है। अनसैनिटरी, अनसैनिटरी, डायसेंट्री, डायसेंट्री एंड सैनिटेशन, एंड सैनिटेशन। जी बेटे, ये जितने आपने मुझसे मीनिंग कहा था कि दोबारा करवा दिए जाएं, आप नोट डाउन नहीं कर पाए थे, तो बेटे ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। तो यहाँ अनपेव्ड का मतलब क्या होगा? हार्ड सर्फ, लैकिंग, लैकिंग, लैकिंग हार्ड सरफेस to walk. It also mean unbricked, uncemented. तो आपके पास वर्ड आता है अनपेव्ड, इसका मतलब लैकिंग हार्ड सरफेस टू वॉक, यानी चलने के लिए हार्ड सरफेस का ना होना, वो अनपेव होगा। ऐसी सड़क, ऐसी जगह जो ना पुख्ता है ना हमवार है, जहाँ चलने में मुश्किल रुकावट आती हो। इसका मतलब अनब्रिक्ड, अनसीमेंटेड भी होता है। तो बेटे नेक्स्ट वर्ड है गार्बेज। गार्बेज क्या होगा? ट्रैश, इट मीन्स ट्रैश या फिर रबिश। रबिश कूड़ा किटकट, काट कबाड़, कूड़ा किटकट को कहा जाएगा। और फीडिंग अपॉन मीन ईटिंग, ईटिंग। और ड्रेन्ड मीन क्लियर्ड आउट, क्लियर्ड आउट, सफाई करना, साफ करना। ऑब्टेन मीन गॉट, सेकंड फॉर्म है तो मैं सेकंड फॉर्म में ही आंसर कर रही हूँ। ऑब्टेन गॉट, हासिल किया। पेव्ड, पेव्ड क्या होता है? सीमेंटेड, सीमेंटेड। ब्रिक्ड, पुख्ता। पेव्ड के साथ अनपेव्ड आपने पढ़ा। सीवेज, सीवेज क्या होता है? सीवेज बेसिकली इज द वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर, इट इज वेस्ट वाटर, फिल्थी वाटर, गंदा पानी, फिल्थी वाटर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो गंदा गलीज पानी जो होगा वो क्या है? वेस्ट वाटर, फिल्थी वाटर, फिल्थी वाटर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। नेक्स्ट देखते हैं क्या वर्ड है? सील्ड। सील्ड मीन क्लोज्ड, कवर्ड, बंद। डेमोन्स्ट्रेटेड, शोन, दिखाया जाना। डिस्प्लेड, प्रूव्ड, दिखाया जाना। अनसैनिटरी क्या होगा बेटा? अनसैनिटरी, अनक्लीन, अनहेल्दी। जी बेटे, आपके पास वर्ड आया था सैनिटेशन, अनसैनिटरी। इट्स मीन अनहेल्दी, अनक्लीन, अनहाइजेनिक, अनहाइजेनिक। Another word is dysentery. Dysentery क्या है? डायरिया, डायरिया। लूज मोशन जिसे कहा जाता है, डिसीज है भी। सैनिटेशन मीन क्या होगा? क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस। ठीक है बेटे, आपके पास वर्ड्स आगे एक दफ़ा फिर गो थ्रू कर लीजिएगा, और बस मुझे यहाँ तक ही करवाना है इसलिए कि बाकी तो आपके पास सारा मटेरियल आ गया हुआ है। अनपेव्ड, लैकिंग हार्ड सरफेस टू वॉक, ना हमवार सतह जो कि सख्त नहीं है, जिस पे चलना मुश्किल है। देन अनब्रिक्ड भी कहते हैं। गार्बेज मीन ट्रैश, रबिश, कूड़ा किटकिट, काट कबाड़। और फीडिंग अपॉन, ईटिंग, खाना कुछ। ड्रेन्ड, क्लियर्ड आउट। ऑब्टेन्ड, गॉट। पेव्ड, सीमेंटेड, ब्रिक्ड, पुख्ता जगह। सीवेज होगा वेस्ट वाटर, फिल्थी वाटर प्रोड्यूस बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, वो गंदा पानी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ वगैरह के बाद जो वेस्ट वाटर है वो है। सील्ड होगा क्लोज्ड, कवर्ड, बंद। डिमोन्स्ट्रेटेड मीन शोन, यहाँ लिखिएगा शोन, SHOWN भी लिखना है, शोन। डिस्प्लेड, प्रूव्ड। अनसैनिटरी यानी साबित कर दिया जाना, दिखा देना। अनसैनिटरी मीन अनक्लीन, अनहेल्दी, अनहाइजेनिक, यानी जहाँ सफाई का फुकदान हो।
डाइसेंट्री मीन डायरिया, डायरिया लूज मोशन, डिसीज। सैनिटेशन मीन क्लीनलीनेस, सफाई को कहा जाएगा। जी बेटे, ये आपका एक काम, आपका एक क्वेश्चन जो आपने पूछा था उसका ये जवाब आपको मिल गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आंसर्स के बाद थोड़े से इडियम्स की तरफ आते हैं, क्योंकि बच्चों ने इडियम्स के हवाले से भी कुछ सवालात किए हैं। यानी बच्चे ये जानना चाहते हैं कि जो इडियम्स हैं, ज़ाहिर है आपका एक सवाल इडियम्स का आएगा, इडियोमेटिक फ्रेजेस का, ये एक ही है। तो बेटे ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 10 मार्क्स में कितने आपको दिए जाएंगे इडियम्स? आपके पास 8 इडियम और फ्रेजेस आएंगे और फ्रेजल वर्ब्स आएंगे, और आपको यू विल हैव टू सेलेक्ट 5 आउट ऑफ दीज गिवन 8 इडियम्स। तो ये जो 8 होंगे इसमें से आपने 5 सेलेक्ट करना होंगे। अब ये पूछा गया है मुझसे कि इडियम जो है क्या उसके मीनिंग लिखना होते हैं? नहीं बेटा, इसके इडियम्स के मीनिंग आपको कतन नहीं लिखने, ना उर्दू में लिखना है ना ही इंग्लिश में लिखना है। हाँ, आपके जहन में इसका मीनिंग होना चाहिए, अपने जहन में इन मीनिंग्स को बिठा लीजिएगा, ये आपके काम आएगी, आपकी वोकैबुलरी है और ये आपकी बड़ी अच्छी एक लैंग्वेज बन रही है। तो बेटे इसमें मीनिंग जो है वो साथ साथ आपने नहीं लिखने हैं। फिर आपके इडियम्स के हवाले से एक सवाल ये आया था कि एक इडियम के अगर हमें 2 सेंटेंसेस बनाना आते हैं तो क्या टीचर हम 2 सेंटेंसेस उसके लिख सकते हैं? बेटे कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ही सेंटेंस याद करें, उसको मुकम्मल याद करें। 2 के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप 1 से भी जाएंगे। तो लिहाजा आपको असल चीज़ क्या है कि मीनिंग आना चाहिए। तो लिहाजा आपने क्या करना है बेटा, 2 सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं हर इडियम के, आपने एक ही सेंटेंस जो है वो बनाना है, जो आपका बेस्ट सेंटेंस है, जो आपको सही तरीके से आपकी याददाश्त में मौजूद है, जो आप बना सकते हो। फिर ये सवाल किया गया है कि इडियम्स का जो सेंटेंस है वो कितना लंबा होना चाहिए? बेटा सेंटेंस जैसे मैं आपको यहाँ पर बना के देती हूँ, नॉर्मल जो सेंटेंस की लेंथ है, एक छोटा सेंटेंस ही आपके पास आना चाहिए जो मीनिंगफुल हो। उसको अननेसेसरीली अगर आप लंबा करते जाएंगे तो वो एक उसकी जो हुस्न है, उसकी जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप बहुत लंबे सेंटेंस नहीं बनाएंगे, आप जो है मुनासिब सेंटेंस, छोटा सेंटेंस जो मीनिंग को कन्वे कर रहा है, उतना छोटा सेंटेंस जो है वो आपको बनाना चाहिए। ठीक है जी। एक और सवाल आपका बेटे मेरे पास ये आया है कि 2 इडियम्स आप लोगों ने 2-3 बच्चों ने पूछा है कि शायद उनके पास पुराने नोट्स हैं, नए नोट्स हैं, कुछ इन कन्फ्यूजन्स में थे कि हमारे पास इनके इडियम्स जो हैं मिस वो हमें चाहिए। 2 इडियम्स जो थे वो मुझे आपके जो फीडबैक है उससे मेरी मालूमात में आए हैं, वो मैं आपको वो इडियम्स जो है यहाँ लिख देती हूँ बेटे, ताकि आप उसका सेंटेंस जान लो, उसका मीनिंग आपको पता चल जाए कि ये आपका मिस हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसको हम दोबारा कर लेते हैं अभी। और ये वाला यकीनन आपने ये मीनिंग्स जो है वो ले लिए होंगे। तो बेटे नेक्स्ट देख लेते हैं कि अब क्या चीज़ करना है हमें। जी बेटे, आपका इडियम जो है वो मेरे पास आया है, एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। एट इडियम है एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। तो व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इट मीन्स टू हैव फुल अथॉरिटी, टू हैव कंप्लीट अथॉरिटी। इन कमांड भी हो सकता है, इन कंप्लीट कमांड, इन कंट्रोल। इसको उर्दू में हम कहते हैं करता धरता होना, तमाम तर इख्तियारात का मालिक होना, किसी चीज़ का करता धरता होना। तो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, टू हैव कंप्लीट अथॉरिटी। इट ऑल्सो मीन्स इन कंप्लीट कमांड और इन कंप्लीट कंट्रोल। तो इसका सेंटेंस जो है हम क्या बनाएंगे? मिस्टर अदनान is the helm of affairs in this office, ठीक हो गया बेटे, एक सेंटेंस आपके पास आ गया एट द हेल्म ऑफ। और इसके बाद एक और सेंटेंस का मुझे कहा गया था, एट इंसल्ट टू इंजरी। Add insult
टू इंजरी, इसका क्या मतलब होगा बेटा? इट मीन्स टू इंक्रीज एंगर, इट मीन्स टू इंक्रीज एंगर, गुस्से में बड़ा इजाफा करना, किसी के गुस्से में इजाफा कर देना, जिसे उर्दू में कहते हैं ना जलती पर तेल का काम करना, ठीक है, जलती पर तेल का काम करना। तो एड इंसल्ट टू इंजरी, इसका जुमला बनाते हैं बेटे, ही कॉल्ड मी a thief and then added insult to injury and then added insult to injury by saying that my father was a scoundrel. स्काउंडलर कौन होता है? अ डिसरिप्यूटेड पर्सन, अ डिसरिप्यूटेड पर्सन। तो ही कॉल्ड मी अ थीफ, उसने मुझे थीफ कहा, एंड देन एडेड इंसल्ट टू इंजरी, और फिर मज़ीद मेरी इंसल्ट की, क्या कहते हुए मेरे एंगर को इंक्रीज़ किया, बाय सेइंग दैट माय फादर वाज अ स्काउंडलर, कि मेरे फादर एक स्काउंडलर थे, एक डिसरिप्यूटेड पर्सन थे, इल फेम्ड पर्सन थे। और ये जुमला बेटा आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इन दो जुमलों के बारे में आपने मुझे कहा था। एक और जुमला मुझे याद आ रहा है कि वो आपने, एक बच्चे ने जिक्र किया था, एंड ऑफ टेथर। एंड ऑफ टेथर जो है उसका जुमला आप जानना चाहते हो, ये आपने लिख लिए होंगे, एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स टू हैव कंप्लीट अथॉरिटी इन कमांड इन कंट्रोल, मिस्टर अदनान इज़ द हेल्म ऑफ अफेयर्स इन दिस ऑफिस। फिर है एड इंसल्ट टू इंजरी, क्या मतलब? टू इंक्रीज एंगर, गुस्से में इजाफा करना। ही कॉल्ड मी अ थीफ एंड देन added insult to injury by saying that my father was a scoundrel। उसने मुझे थीफ कहा, मेरे फादर को स्काउंडलर कह के मज़ीद जलती पर तेल छिड़का, यानी मज़ीद गुस्से में इजाफा कर दिया। बेटे इसको मैं रिमूव करती हूँ, और एक जो है एक इडियम और रह गया जो एक बच्चा जानना चाह रहा था। एक बच्चे की जानिब से बड़ी एक रिक्वेस्ट सी आई थी कि ये इडियम भी बता दिया जाए। इट इज़ एट द एंड ऑफ वंस डेथ, एट द, जी बेटे इसको हम लिखते हैं, दोबारा करते हैं ताकि असल चीज़ ये है कि आपको चीज़ें वाज़े नज़र आएँ। एट द एंड ऑफ वंस टिथर, इसका मतलब क्या होता है? सब्र की हद गुज़र जाना, सब्र की हद से हद पार कर जाना, ठीक है, सब्र का पैमाना लबरेज हो जाना। इट मीन्स एंड ऑफ पेशेंस। एंड ऑफ पेशेंस क्या होगा? सब्र का पैमाना लबरेज हो जाना। तो इसका आप जुमला बना सकते हैं कि इट इज़ द एंड ऑफ, ये वंस जो है आप अपने लिए यहाँ प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर वंस नहीं रहेगा। मैंने ये कहा अपने लिए अगर बात करती हूँ कि इट इज़ द एंड ऑफ माई टेथर, आपकी बात करते हो तो इट वॉज द एंड ऑफ हिज टेथर, ठीक है। तो इट इज़ द एंड ऑफ माई टेथर, कि मेरे सब्र की हद हो गई है, एंड आई कैनॉट टॉलरेट योर बैड बिहेवियर एनी लॉन्गर, कि इट इज़ द एंड ऑफ माई टेथर एंड आई कैनॉट टॉलरेट योर बैड बिहेवियर एनी लॉन्गर, कि मेरे सब्र की हद हो चुकी और अब मैं तुम्हारा बैड बिहेवियर जो है वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठीक है जी, ये बेटी आपके वो तमाम सवालात थे, छोटे सवालात जो हैं वो मेरे पास आए और मैंने आपके साथ वो डिस्कस भी कर लिए। बेटे आपको बारहा ही कहा जाता है, ताकीद की जाती है कि अपने लेसन मिस नहीं करने, रूटीन में अपने लेक्चर्स जो है वो देखते रहें, क्योंकि अगर एक लेसन भी आपका मिस होता है, एक लेक्चर मिस होता है तो फिर वो कंटिन्यूटी नहीं रहती चीज़ों की, चीज़ें एम्बिगुअस सी हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को समझें, रिवाइज़ करें, प्रैक्टिस करें। और बिफोर वी एंड, दैट इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज़ लेक्चर, और वी एवर welcome your feedback or whatever confusions you might be having in your mind. So beta, before we end, I'm having a short message, the message of the day. The message of the day is that beta, nothing can be achieved by being irresolute. So
have determination, have perseverance and tenacity of purpose to get all your plans accomplished, to get all your dreams fulfilled. ठीक है बेटा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.